आप सबका स्वागत है हमारी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। और गाइस आज हम पढ़ने वाले हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप क्लास 10th। जी हाँ गाइस, और ये चैप्टर सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं कि ये टफ होता है। जब भी आप हिस्ट्री का खोलते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि नहीं यार पहले नेशनलिज्म इन इंडिया कंप्लीट कर लेते हैं फिर इस पे आते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने देश का है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा कि वो अपने देश का या उसका है, लेकिन वो थोड़ा टफ चैप्टर है। ऐसा सब बोलते हैं कि वो टफ चैप्टर है और ये ईजी चैप्टर है, ठीक है। लेकिन अभी आप क्या बोल रहे हैं, ये दिस इज़ द टफेस्ट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री क्लास 10th, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद, ठीक है, आप बोलेंगे क्या, दिस इज़ द ईजीएस्ट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री क्लास 10। जी हाँ गाइस, आप इस वीडियो को देखने के बाद बोलेंगे कि ये सबसे ईजी चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया से, ठीक है। हिस्ट्री का सबसे ईजी चैप्टर ये है, ठीक है। तो चलिए ऐसी कौन सी ट्रिक है, ऐसा कौन सा नोट्स है, मैं कोई ट्रिक या टिप यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको सीधे चैप्टर समझाऊंगा, पूरा ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। एक चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा लंबी होगी नहीं, 1 घंटे के अंदर तो बन ही जाएगी, ठीक है। अगर हो पाता है तो, लेकिन ज़्यादा लंबी तो नहीं करेंगे। आपको पूरा अच्छी तरीके से चैप्टर समझाएंगे, ठीक है। टाइम चाहे जितना लगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए टाइम देना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, उस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। हाँ तो देखिए हमारा जो चैप्टर शुरू होता है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे आखिर नेशनलिज्म होता क्या है, ठीक है। तो देखो, अ फीलिंग ऑफ लव और प्राउड फॉर आवर नेशन मीन्स, या कंट्री कह सकते हैं, ठीक है। मीन्स अपने देश के लिए जो भी देशभक्ति जिसे कहते हैं, ठीक है। मीन्स अपने देश के लिए प्राउड या लव की फीलिंग, उसे कहते हैं नेशनलिज्म, ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। फिर आता है नेशन स्टेट। नेशन स्टेट किसे कहते हैं, देखो, इज़ वन इन विच सिटीजन शेयर अ सेंस ऑफ कॉमन बिलोंगिंग या कॉमन आइडेंटिटी, ठीक है। मतलब ये नेशन स्टेट किसे कहते हैं, मीन्स जहाँ पे लोग अपनी कॉमन आइडेंटिटी बताते हैं। जैसे इंडिया में अगर कोई पूछे आप क्या हैं, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, ठीक है। आप कहेंगे कि आपकी कास्ट अलग हो सकती है, आपके कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर आपको पूछे कंट्री के बेसिस पे पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, इंडियन है, ठीक है। अब भले उसकी कास्ट कोई दूसरी हो, उसकी कोई दूसरी, लेकिन पूरा अगर कंट्री के बेसिस पे कोई पूछता है तो पूरे इंडिया में जितने लोग रहते हैं वो क्या कहेंगे, आई एम अ इंडियन, ठीक है। तो ये होता है कॉमन आइडेंटिटी। अब जैसे कि हिस्ट्री में देख लेते हैं कॉमन आइडेंटिटी के फॉर्म्स, जैसे कि देख लेते हैं। तो देखिए उसमें कल्चर आ गया हमारा, ठीक है। कल्चर, कौन से कल्चर से आप बिलोंग करते हैं, कौन सी लैंग्वेज आप बोलते हैं, कौन सा ट्रेडिशन आपका, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है नेशन स्टेट में। फिर हम देखते हैं कि अब देखिए यहाँ से शुरू होता है हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। आखिर शुरुआत तो यहाँ से होती है, ठीक है। तो देखो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, ठीक है, जिसमें कि पीपल क्या डिमांड करते हैं कि मोनार्कल रूल जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। मोनार्कल रूल ख़त्म कर दिया जाए, डेमोक्रेसी को ले आया जाए, ठीक है। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था उसका मोटिव ये था, ठीक है। फिर हम देखते हैं 1799 में नेपोलियन स्टार्टेड सीजिंग पॉलिटिकल पावर इन फ्रांस, ठीक है। नेपोलियन जो था उसने जितनी भी पावर्स थी, ठीक है, पॉलिटिकल पावर जो भी थी उन्हें बंद करना स्टार्ट कर दिया सीजिंग 1799 में, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ तक हमने पढ़ा। अब हमारा चालू होता है क्या, द नेपोलियनिक कोड और द सिविल कोड। अब आता है हमारा 1804 में सिविल कोड और नेपोलियनिक कोड, ये इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। किसने किया था, नेपोलियन ने। अब इसके उसके गुड इफेक्ट्स भी थे और बैड इफेक्ट्स भी थे, ठीक है। इसके बारे में अभी हम ब्रीफ में चल के आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया, आपको सारी चीज़ें ब्रीफ में बताऊंगा। आपको पहले शुरुआत में एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस चैप्टर में आखिर है क्या क्या, ठीक है। फिर हम उसके बारे में आगे ब्रीफ में एकदम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। पूरा चैप्टर आपको इसी वीडियो में मिलेगा, एंड तक आपको पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। समझ आ जाएगा अच्छी तरीके से। कोई भी चीज़ मैं नहीं छोड़ूंगा कि आपको वो ना समझ आई हो या मैं उसे शॉर्ट में ही बता के छोड़ दिया हूँ, ठीक है। सारी चीज़ों को ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए, और बाकी आपको हमारी, जैसे आपको पता है हमारा ऐप इंट्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है। ऐप मैंने लॉन्च कर दिया है, ठीक है। गूगल प्ले पे अभी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। गूगल प्ले पे अभी नहीं हुआ है, लेकिन आपको लिंक वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और हमारी जो वेबसाइट है educatishvit.blogspot.com, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं उसे, वहाँ पे आपको सारी नोट्स मिल जाएंगे। वहाँ पे अभी मैंने देखिए बेसिकली मैंने अभी वहाँ पे नेशनलिज्म इन इंडिया के जितने कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन और नोट्स जो हैं उसके अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। इसके भी अपलोड हो गए हैं नोट्स, वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिए, तो उसे आप लिंक में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैंने दोनों चैप्टर के हिस्ट्री में जो 2 चैप्टर उन सबके कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशन अपलोड किए हैं, और बाकी इसका ये जो नोट्स हैं इसके वो भी अपलोड कर दिया है। नेशनलिज्म इन इंडिया के भी नोट्स जल्दी से हो जाएंगे अपलोड, ठीक है। लेकिन एंड तक आपको, जैसे कि पता है, एंड तक आपको हर चीज़
इसके कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसे आप जाके जरूर देखिए, वो लिंक में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए बात करें हम आगे की। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे थे कि हमने नेपोलियन कोड पढ़ा, आपको मैंने बताया कि आगे चल के हम इसे ब्रीफ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुई, ठीक है। किसके बीच में? नेपोलियन और प्रैप के बीच में। अब ये प्रैप क्या है देखिए, पी से प्रशिया, ठीक है, आर से रशिया, ए से ऑस्ट्रिया और बी से ब्रिटेन। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में है ये प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ठीक है। ये है प्रैप। नेपोलियन और प्रैप के बीच में वाटरलू हुई थी, बैटल ऑफ वाटरलू, और उसी बीच में ट्रीटी ऑफ वेना साइन हुई थी, ठीक है। एंड हु होस्टेड द ट्रीटी ऑफ वेना? हु होस्टेड? चांसलर ड्यूक मेटरनिक, ठीक है। उन्होंने ट्रीटी ऑफ वेना को इंट्रोड्यूस किया था, को होस्ट किया था। और फिर वहाँ पे अब देखिए इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, बहुत ही बार आया है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटी ऑफ द वेना। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, टू अनरूल और टू रिमूव ऑल दी थिंग्स दैट हैड केम ड्यूरिंग द नेपोलियनिक रूल, ठीक है। उसके टाइम में जो भी चीज़ें आई थी उन्हें रिस्टोर करना, मीन्स लोग चाहते थे कि हाँ डेमोक्रेसी आए, तो उसके नेपोलियन के टाइम में डेमोक्रेसी आई, लेकिन फिर से वहाँ पे जब वो हट गया, उसका रूल हट गया, ट्रीटी ऑफ वेना साइन हुई, तो उसके बाद फिर से वहाँ पे मोनार्किकल रूल फिर से आ गया, क्योंकि जिसके लिए लोग लड़ रहे थे वहाँ फ्रेंच में, वो दोबारा से आ गई, ठीक है। डेमोक्रेसी आई थी लेकिन वो फिर से दोबारा चली गई, फिर वही मोनार्किकल रूल आ गया, ठीक है। तो ये हुआ था ट्रीटी ऑफ वेना में। और देखिए आपको बता देता हूँ, टिल मिड 18th सेंचुरी नो नेशन स्टेट डाइवर्सिटी, मीन्स वहाँ पर कोई नेशन स्टेट डाइवर्सिटी नहीं थी। और इसी से मीनिंग निकलती है कंजर्वेटिज्म की। कंजर्वेटिज्म मतलब क्या होता है, ये एक फिलॉसफी होती है दैट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेडिशन, ठीक है, और दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मीन्स वो एक ऐसी फिलॉसफी होती है, पॉलिटिकल फिलॉसफी होती है कंजर्वेटिज्म, जो स्ट्रेस कर देती है, मीन्स जो दबाव डालती है कि हाँ ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो थे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए, कल्चर है, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब जाके नेशन में स्टेट आपको नेशन में स्टेट डाइवर्सिटी दिखाई देगी, ठीक है। तो ये था। तो देखिए मिड 18th सेंचुरी तक कोई भी कंजर्वेटिज्म नहीं था, मतलब कोई भी नेशन स्टेट डाइवर्सिटी नहीं थी, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे का, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द यूरोपियन सोसाइटी, मीन्स वहाँ पे कैसे कैसे लोग थे, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द सिविल कोड और द नेपोलियनिक कोड, ठीक है। तो पहले इसे पढ़ते हैं। देखिए 3 टाइप के लोग थे, एरिस्टोक्रेसी, पेजेंट्स और द न्यू मिडिल क्लास, ठीक है। बात करेंगे ये तीनों हैं क्या, कौन कौन से पीपल इसमें थे। तो देखिए एरिस्टोक्रेसी में देखते हैं तो वहाँ पे हाई क्लास पीपल थे, लैंडलॉर्ड्स पीपल थे, ठीक है। हाई क्लास या लैंडलॉर्ड्स कह सकते हैं, जिनकी पॉपुलेशन भी कम थी, पॉपुलेशन उनकी कम थी, डोमिनेटिंग पीपल थे, उनके पास सारे राइट्स थे, जी हाँ उनके पास सारे राइट्स। फिर हमारे आते हैं पेजेंट, जिनके जो लो क्लास पीपल थे या लैंडलेस पीपल जिन्हें कह सकते हैं, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू एरिस्टोक्रेसी, उनकी पॉपुलेशन कम थी लेकिन उनके पास राइट्स भी ढेर सारे थे और वो हाई क्लास पीपल थे, लैंड भी था, लेकिन इनके पास इनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, राइट भी नहीं है, ठीक है, और लैंडलेस पीपल हैं, ठीक है, लो क्लास पीपल हैं। न्यू मिडिल क्लास अब ये कहाँ से आया, ये आया था इंडस्ट्रियलाइजेशन से। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तब न्यू मिडिल क्लास आया। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, एडुकेटेड पॉपुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियस, ठीक है, एडुकेटेड मीन्स जो पढ़े लिखे लोग थे वो आते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन हो गए, डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए और एसेक्टर, जो भी लोग पढ़े लिखे थे, डॉक्टर, टीचर और एसेक्टर, जो भी इंजीनियर जो भी हों उस समय में, ठीक है, जो पढ़े लिखे थे वो सब आते हैं। तो इन्होंने क्या डिमांड रखी, इन्होंने इनकी तीन से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी, ठीक है। तो देखिए उनकी कुछ डिमांड जो हैं वो हैं इंडिविजुअल फ्रीडम, मीन्स अपना खुद का एक फ्रीडम होना चाहिए, राइट टू फ्रीडम होना चाहिए, जैसे कि आज हम लोग के पास है। इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स ऑल शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है, ये होना चाहिए। और गवर्नमेंट बाय कंसेंट मीन्स जो हम चूज़ करते हैं फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, बाय द पीपल, और जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बाय द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है, वो वाला। तो गवर्नमेंट बाय कंसेंट मीन्स जो हम इलेक्ट करें, ठीक है, जो हम रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं वो कंसेंट से गवर्नमेंट, ठीक है, और एसेक्टर और बाकी उनकी डिमांड्स थी। तो ये था एक स्ट्रक्चर था यूरोपियन सोसाइटी का कि वहाँ पे कैसे कैसे लोग थे। तो चलिए आप पढ़ते हैं हम नेपोलियनिक कोड और सिविल की आखिर राइज ऑफ नेशनलिज्म में पढ़ते हैं। देखिए नेपोलियन कोड, ठीक है, अब हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं कि आखिर उसका गुड इफेक्ट क्या था और बैड इफेक्ट क्या था, ठीक है, गुड एंड बैड। तो देखिए गुड इफेक्ट ये था कि टैक्स सिस्टम, ट्रेड बैरियर वो ख़त्म कर दिए गए थे, ठीक है, टैक्स सिस्टम और ट्रेड बैरियर ख़त्म कर दिए गए। सेकेंड, इम्प्रूवमेंट इन द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की चीज़ों में उसमें इम्प्रूवमेंट आया बहुत ही ज़्यादा। इक्वलिटी बिफोर लॉ भी आ गया, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो कि ये लोग डिमांड कर रहे थे वो भी आ गया, ठीक है, वो भी आ गया। लेकिन इसके बैड इफेक्ट जो थे वो थे कि ऑल द पीपल टू बी एंगेज इन आर्मी बिकॉज ही वांट्स टू इंकरेज फाइनेंस आर्मी। आपको ये अच्छे से तरीके से आपको सारे नोट्स एकदम फुल लाइन में, फुल डिटेल्स में आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं एकदम अच्छे तरीके से आपको ब्रीफ में शॉर्ट जो मेन पॉइंट्स हैं वो अंडरलाइन करके यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
ठीक है। और बाकी आपको पूरे नोट्स वहीं पे मिल जाएगा, सेम है, बस थोड़ा सा विल एंड वही सब ऐड है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो, ऑल द पीपल टू बी एंगेज इन आर्मी बिकॉज ही वांट्स टू इंक्रीज फ्रेंच आर्मी। तो देखो जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो चाहता था कि जितने भी पीपल वहाँ पे हैं सब आर्मी में आए, ठीक है, सब आर्मी में आए, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी फ्रेंच आर्मी जो है वो इंक्रीज़ हो, ताकि वो लड़े तो उसके बाद बहुत ढेर सारे आर्मी हो, ठीक है। तो ये चाहता था, ये इसका एक बैड इफेक्ट था। दूसरा था सेंसरशिप, उसने ये कर दिया, अगर उसके खिलाफ कोई भी बोलता है तो उसे सीधे मार दिया जाएगा, कोई भी, बस खत्म नहीं कर देना है, अगर कोई भी खिलाफ बोलेगा बस सीधे खत्म कर देना वहाँ पे। तो ये भी एक बुरी थिंग थी, ठीक है। तो ये बैड इफेक्ट थी और ये गुड इफेक्ट है, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर्स में या एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा आता है, व्हाट वर द इफेक्ट्स, गुड एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ द नेपोलियनिक वॉर और द नेपोलियनिक कोड और द सिविल कोड, ठीक है। फिर बाद में हम देखते हैं 1815 का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है, मीन्स उसमें उसने क्या किया, मीन्स 1850 में आखिर क्या हुआ, नेपोलियन ने क्या किया। तो देखिए, ही स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग द डिफरेंट टेरिटरीज ऑफ द यूरोप की जो डिफरेंट टेरिटरीज थी, यूरोप में जो भी डिफरेंट टेरिटरीज थी उन्हें उसने ऑक्यूपाई करना, उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और इससे क्या है कि यूरोपियन टेरिटरीज जो थे वहाँ पे वो लोग को ये अच्छा नहीं लगा, एंड ये अच्छा नहीं लगा कि वो सब टेरिटरीज पे ऑक्यूपाई कर रहा, झपट्टा मार रहा है, ठीक है। तो इससे क्या है, वॉर हुई, वहाँ पे लड़ाई होने लगी डिफरेंट टेरिटरीज में, नेपोलियन में, जैसे कि आपको अभी मैंने बताया प्रैप के बीच में, ठीक है। तो वो सब नहीं चाहते थे कि उसके ऊपर दूसरी टेरिटरी पे वो लोग ऑक्यूपाई करें, ठीक है। तो इसकी वजह से वहाँ पे लड़ाई हुई और नेपोलियन हार गया, ठीक है, नेपोलियन हार गया। तो इसके बाद क्या होता है, ट्रीटी ऑफ वेना साइन हुई थी, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रीटी ऑफ वेना जो है 1815 में साइन हुई थी, ठीक है, जिसको होस्ट किसने किया था, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटर्नी के उसे होस्ट किया था। और उसमें क्या किया था कि जो प्रैब वाले वो लोग प्रैब वॉज सेटिस्फाइड, प्रैब क्या है, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, दे वर सेटिस्फाइड विद द मोनार्कियल रूल। एंड जब वो उन्होंने लड़ाई की और नेपोलियन हार गया, तो नेपोलियन ने तो लाया था डेमोक्रेसी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सब चीज़ें लाई थी, कुछ अच्छी चीज़ें, लेकिन वो लोग उसी से सेटिस्फाइड है। तो डेमोक्रेसी जो आई वो फिर से चली गई और फिर से मोनार्कियल रूल, प्रैब का मोनार्कियल रूल आ गया, ठीक है। तो ये था ट्रीटी ऑफ वेना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि इस चैप्टर के 6 मेन पार्ट्स, आखिर इस चैप्टर में मेन पार्ट्स हैं क्या, फिर हम उन्हें आगे चल के डिस्क्रिप्शन में पूरा ब्रीफ में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, द 6 मेन फैक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर, मीन्स 6 मेन पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। देखिए, अब हम देखते हैं कि 6 मेन पार्ट्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड ए आइडिया ऑफ द नेशन, ये हमारा पहला पार्ट है जो हमने पढ़ा, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। दूसरा पार्ट है मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, मीन्स कैसे नेशनलिज्म इन यूरोप आया, ठीक है, कैसे बना, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो वहाँ पे एरिस्टोक्रेसी थी, ठीक है, 3 तरह के पीपल थे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट वाले थे जो कि नए आए थे, और एक एरिस्टोक्रेसी थी और एक पेजेंट्स थे, ठीक है। फिर हमारे 1815 में कंजर्वेटिज्म आया। क्या होता है कंजर्वेटिज्म, मैंने आपको बताया, इट इज़ अ फिलोसफी होती है जो स्ट्रेस करती है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और कल्चर को, ठीक है, कि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, डाइवर्सिटी के लिए, ठीक है। और रेवोल्यूशनरी सीक्रेट सोसाइटी भी है, उसमें क्या, न्यू मिडिल क्लास, ठीक है, न्यू मिडिल क्लास ऑफ पेजेंट्स, ये सब बनी, रेवोल्यूशनरीज की सीक्रेट सोसाइटी बनी, ठीक है। फिर आता है थर्ड, एज ऑफ द रेवोल्यूशन, जैसे कि आपको पता होगा 1830 टू 1848 में कहते हैं हम एज ऑफ रेवोल्यूशन, बिकॉज इट इज़ अ टाइम ऑफ हंगर एंड हार्डशिप, जहाँ पे फैमाइंस आ गए थे, बहुत लोग मर गए थे, तो वहाँ पे हंगर और हार्डशिप बहुत ही ज़्यादा हो गई थी 1830 टू 1848, इस पीरियड के बिटवीन। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसके बीच में हुआ क्या 1830 में बोर्बन डायनेस्टी के किंग वर ओवरथ्रोन बाय द लिबरल रेवोल्यूशन, फ्रांस में जो लिबरल रेवोल्यूशन हुआ था उससे बोर्बन डायनेस्टी वाले जो किंग थे उन्हें निकाल दिया गया, ओवरथ्रोन, दे वर ओवरथ्रोन, ठीक है। और सेकंड था बेल्जियम गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द नीदरलैंड से बेल्जियम हट गया, मतलब अलग अलग हो गए, ठीक है, पहले वो बेल्जियम एक ही में था लेकिन वो अलग हो गए। बाद में ग्रीक वॉर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड, ग्रीक वॉर इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई, ठीक है, इंडिपेंडेंस के लिए ग्रीक वॉर स्टार्ट हुई 1812 टू 1832, जहाँ पे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल भी साइन हुई थी, ठीक है। तो देखिए फोर्थ पार्ट जो है वो हम पढ़ेंगे रोमांटिसिज्म आखिर क्या होता है। तो देखिए मजीनी जो एक फिलोसफर थे उन्होंने कहा कि दे ब्रिंग आउट द न्यू आइडियाज ऑफ द पैट्रियोटिक फॉर्म, ठीक है, पैट्रियोटिक फॉर्म के नए नए आइडिया, जैसे कि हमारे यहाँ भी है नेशनल सॉन्ग हो गया, नेशनल कल्चर हो गया, वैसे यहाँ पे भी नेशनल सॉन्ग, नेशनल फ्लैग और कल्चर हो गया, कल्चर इवेंट्स हो गए एक्सेट्रा, बाकी से ये सब चीज़ें आई, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़े 4 पार्ट्स, अब हम पढ़ते हैं 5। देखिए अब हम पढ़ते हैं कि 5th और 6th पार्ट। देखिए 5th पार्ट था मेकिंग ऑफ द नेशन, मीन्स यूनिफिकेशन, आपने जैसे कि पढ़ा है शॉपिंग, यूनिफिकेशन ऑफ द इटली, यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी, ठीक है। तो ये सब है 1857 इटली का जो यूनिफिकेशन हुआ 1861 में हुआ, प्लस यूके का भी हुआ था, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और स्कैटरिंग ऑफ, देखिए मेकिंग ऑफ द नेशन मीन्स यहाँ पे मतलब उसका क्या है कि स्कैटरिंग ऑफ द जर्मन स्पीकिंग पीपल, ठीक है, इसका मतलब यही है स्कैटरिंग ऑफ द जर्मन स्पीकिंग पीपल, ठीक है।
फिर हमारा जो आता है विजुअलाइजिंग द नेशन मीन्स एक एलिगरी होनी चाहिए। एलिगरी आपको पता है फीमेल फिगर होती है, जैसे कि इंडिया की भारत माता है वैसे ही जर्मनी की जर्मेनिया थी और फ्रांस की मैरियने थी, ठीक है, और इंडिया की भारत माता है, ठीक है। तो ये हमारा 5th पार्ट है। अब हमारा 6th पार्ट जो निकल के आता है इस चैप्टर में है वो है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, ठीक है। नेशनलिज्म मैंने आपको बता दिया, इम्पीरियलिज्म होता है टू इंक्रीज द बाउंड्री ऑफ द नेशन, ठीक है। टू इंक्रीज द बाउंड्री ऑफ द नेशन मीन्स स्टेट की जो बाउंड्री है उससे थोड़ा बढ़ाना, ठीक है। तो इसमें क्या है, इट क्रिएटेड टेंशन इन द बाल्कन्स। बाल्कन्स क्या है, एक प्रोविंस स्टेट है, ठीक है। बाल्कन्स जो है प्रोविंस स्टेट है जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, WW1 मीन्स आपको पता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ठीक है। तो इसने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब हुई तो इस इम्पेरियलिज्म ने एक टेंशन क्रिएट कर दी बाल्कन्स में, ठीक है, कि अरे अब क्या होगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं आगे, अब हम पढ़ेंगे कुछ मीनिंग्स, ठीक है। मीन्स जैसे कि आपने इस चैप्टर में जो मेन पॉइंट्स पढ़े या कोई भी एक वर्ड स्पेसिफिक वर्ड, तो उनकी मीनिंग क्या है, ठीक है। तो अब हम वो पढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए अब हम पढ़ते हैं कि इसके सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लेते हैं इस चैप्टर के, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है वो है एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है, अ गवर्नमेंट रूल विदाउट ई रेस्ट्रेंट ऑन पावर, ठीक है। एक गवर्नमेंट रूल होता है जहाँ पे कोई भी इस पर बंदी नहीं होती है किसी भी पावर पे, ठीक है। कोई भी रेस्ट्रेंट नहीं होता है, रेस्ट्रिक्ट मीन्स बंदी करना, ठीक है। फिर आता है सेकेंड यूरोपियन। अब देखिए ये एक इमेजिनरी सोसाइटी होती है जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं हिंदी में रामराज। रामराज क्या होता है कि पीपल टेक द फ्यू डिसीजन एंड दे फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है। पीपल ही डिसीजन लेते हैं, फॉर्म गवर्नमेंट बना लेते हैं, लेकिन हाँ गवर्नमेंट की बस थोड़ी सी हेल्प लेते हैं, पूरी ज़्यादा नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा विजन होता है, एक ऐसी आइडियल सोसाइटी है जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, एक इमेजिनरी सोसाइटी होती है। फिर आता है सफरेज। सफरेज मीन्स टू राइट डी वोट, ठीक है। सफरेज मीन्स होता है, सफरेज मीन्स राइट टू वोट। फिर आता है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट होता है अवेयरनेस ऑफ द वुमेन राइट ऑन द बेसिस ऑफ द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ जेंडर, ठीक है। ये एक अवेयरनेस होती है, किसे हम कहते हैं फेमिनिस्ट को, एक अवेयरनेस ऑफ द वुमेन राइट्स मीन्स वुमेन्स के राइट्स को जागरूक करना, ठीक है। किसके बेसिस पे, सोशल बेसिस पे, इकोनॉमिक बेसिस पे और पॉलिटिकल बेसिस पे और इक्वालिटी ऑफ द जेंडर के बेसिस पे, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा एलिगरी, ठीक है। एलिगरी जो होता है मैंने आपको बताया, इट इज़ अ फीमेल फिगर फॉर अ नेशन टू रिप्रेजेंट दी नेशन, ठीक है। जैसे कि फ्रांस की मैरियने है, जर्मनी की जर्मेनिया और इंडिया की भारत माता है, ठीक है। तो ये रही हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब हम पढ़ते हैं एक टेबल, हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसमें देखेंगे इस चैप्टर में नेशनलिज्म इन यूरोप में आखिर इसमें छोटे छोटे पार्ट में मीन्स फ्लो चार्ट बना के देखेंगे क्या क्या इस चैप्टर में है क्या क्या, ठीक है। तो चलिए उससे बनाते हैं, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर इसकी अच्छी से पूरी डे टू डे मतलब लाइन टू लाइन डेफिनेशन चाहिए तो आप जा सकते हैं नोट्स में, आपको मैंने दे दिया है लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाके देख लीजिए उसे। लेकिन अभी नहीं देखिए, अभी रुक जाइए, पूरा चैप्टर पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद जाइए नोट्स पे देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए अब बनाते हैं हम अपना फ्लो चार्ट। पार्ट है वो है नेशनलिज्म इन ब्रिटेन 1688 टू 1801। फिर आता है नेशनलिज्म इन बाल्कन्स 1871 टू 1914, ठीक है। ये था 1871 टू 1914। और फिर आता हमारा पार्ट नेशनल इन फ्रांस 1830 टू 1848 जिसे हम कहते हैं एज ऑफ रेवोल्यूशन, द हंगर एंड द हार्डशिप। फिर आता है यूनिफिकेशन ऑफ द इटली हुआ 1859 टू 1861, यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी हुआ 1866 टू 1871 और फिर नेशनल इन बाल्कन्स हुआ 1871 टू 1914, ठीक है। और फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 हो गई, ठीक है। तो अब तक हमने इतना पढ़ा, ये पूरा हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इस चैप्टर के कैरेक्टर्स क्या क्या है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए उसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो हैं फर्स्ट फ्रेडरिक सोरियो। ये थे अ फ्रेंच आर्टिस्ट विजुअलाइज द नेशन ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेसी। जो आप चैप्टर में सबसे पहले आप एक इमेज देखे होंगे, ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी और वो सब, और उसमें लोग झंडे लेके आ रहे होंगे, ठीक है। तो वो वाली जो पेंटिंग है वो इन्होंने ही विजुअलाइज करके बनाई है फ्रेडरिक सोरियो ने, ठीक है, जो कि एक वर्ल्ड है विजुअलाइज नेशन है जो जहाँ पे डेमोक्रेसी है, ठीक है। फिर आता है नेपोलियन बोनापार्टे जो कि एक फ्रेंच डिक्टेटर था, डेमोलिश डेमोक्रेसी, ठीक है। ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट है जिन्होंने डेमोक्रेसी को डेमोलिश कर दिया था। फिर आता है हमारा लुइस फिलिपी, ही वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क ऑफ द फ्रांस आफ्टर द जुलाई रेवोल्यूशन 1830। वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गए कहाँ के, फ्रांस के, आफ्टर द जुलाई रेवोल्यूशन जो हुआ था 1830 में, ठीक है। फिर कैसर विलियम जो थे वो वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर आफ्टर द यूनिफिकेशन ऑफ द इटली, ठीक है। वो जर्मन यूनिफिकेशन के एम्परर बन गए, मीन्स जब यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ तो वहाँ के वो एम्परर बन गए, ठीक है, 1871 में। फिर आता है मजीनी, गुस्पी मजीनी, इस्टेब्लिश द यंग इटली 1831 नोन एज द सोल ऑफ द इटली, ठीक है। गुस्पी मजीनी जो थे उन्होंने यंग इटली को इस्टेब्लिश किया था और वो सोल ऑफ द इटली के नाम से जाने जाते थे।
फिर आता है गैरिबाल्डी, गिस्पी गैरिबाल्डी, लीडर दी आर्म्ड वॉलंटियर्स स्वॉर्ड ऑफ द इटली के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने आर्म्ड वॉलंटियर्स को लीड किया था और वो स्वॉर्ड ऑफ द इटली के नाम से जाने जाते थे। फिर आते हैं हमारे काउंट कैमिलो डी कैवर, ही लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई, ठीक है, ब्रेन ऑफ द इटली, ठीक है, इन्होंने वो मूवमेंट को लीड किया था कि यूनिफिकेशन ऑफ द इटली जब हो रहा था उस मूवमेंट को इन्होंने लीड किया था, तो ये था, इन्होंने कहते थे ब्रेन ऑफ द इटली। तो इन तीनों ने, गिस्पी मजीनी, गिस्पी गैरिबाल्डी, काउंट कैमिलो डी कैवर, ये तीनों ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प की थी। ये अगर कोई पूछता है तीनों के इसमें जो 3 मेन जो कैरेक्टर थे वो थे किसके कैरेक्टर थे, यूनिफिकेशन ऑफ द इटली के मेन कैरेक्टर जो थे गिस्पी मजीनी, गिस्पी गैरिबाल्डी, काउंट कैमिलो डी कैवर, ये तीनों थे। फिर आता है विक्टर इमैनुअल सेकंड, ठीक है, विक्टर इमैनुअल सेकंड जो थे वो किंग ऑफ द इटली बन गए, ठीक है, इटली के मीन्स प्राइम मिनिस्टर बन गए 1861 में। और ओटो वॉन बिस्मार्क जो थे 9th फॉट 3 वॉर्स टू यूनिफाई जर्मनी। फिर जर्मनी यूनिफिकेशन भी हुआ था तो उसके लिए उन्होंने 3 वॉर करी थी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया पूरे चैप्टर में जितने कैरेक्टर्स हैं उन्होंने क्या किया था और किस किस चीज़ में उन्होंने अपना हेल्प किया था, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ लेते हैं इस चैप्टर के, ठीक है। मैंने आपको बताया हर एक चीज़ आपको बताऊंगा, हर एक चीज़ आपको हेडिंग वाइज बताऊंगा, चैप्टर ईजी या पार्ट्स में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पे। हाँ, तो देखिए अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स इस चैप्टर के। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट इवेंट था वो था फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ। दूसरा आता है सिविल कोड 1804 में आया। तीसरा आता है ट्रीटी ऑफ वेना एंड बैटल ऑफ वाटरलू जो हुई 1815 में हुई। फिर आता है ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप, हंगर एंड हार्डशिप जो कि 1830 में हुई। फिर आया ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि 1832 में आया। फिर आया जोलोविन जो कि एक जर्मन स्टेट बनी जो कि 1834 में बनी। फिर आता है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो बना वो 1848 में बना। फिर आता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली 1861 में हुआ और यूनिफिकेशन ऑफ दी जर्मनी 1871 में हुआ। और जर्मनी में मैंने आपको बताया 3 ओटो वॉन बिस्मार्क जो थे उन्होंने 3 वॉर की थी। डैनिश से की थी प्रशिया में 1864 में, ऑस्ट्रो सेकेंड से की थी 1866 में और फ्रैंको से की थी 1830 to 1871, ठीक है। फिर आता है बाल्कन्स में टेंशन क्रिएट हुई थी इंपेरियलिज्म की वजह से 1871 में, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ठीक है, समझ आ गए। अब हमने यहाँ तक चैप्टर ख़त्म कर लिया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बताइए बताइए बताइए। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ने वाले हैं दी फीचर्स ऑफ द सिविल कोड 1804 में, ठीक है। तो पहला था इक्वालिटी बिफोर लॉ, दूसरा था राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी हो गया। फिर हो गया एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया था। फिर हो गया हमारा पेजेंट्स वर फ्री फ्रॉम सर्फडॉम मीन्स राइट टू वोट, मैंने आपको बताया। एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वॉज इम्प्रूव, ठीक है, वो इम्प्रूव हुआ। अब हम बढ़ते ड्रॉबैक इसका क्या था, ही इम्पोज द सेंसरशिप इम्पोज कर दी। फोर्स रिक्रूटमेंट मीन्स एवरीवन टू बी जॉइन इन द आर्मी ओनली एंड इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्स को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा फीचर और ड्रॉबैक ऑफ द नेपोलियनिक कोड, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं यूनिफिकेशन ऑफ द इटली, ठीक है। अब हमारा ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा, यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी बचा है और बस उसके बाद जो भी सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी है वो बचा है, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। तो अब ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बची है, तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा और देख लें ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। तो देखो यूनिफिकेशन ऑफ द इटली, सबसे पहले इटली जो था वो 7 स्टेट्स में डिवाइड हो गया था, ठीक है। 7 स्टेट में इटली को डिवाइड कर दिया गया था, जिसमें से एक ही स्टेट जो थी सार्डिनिया पिडमॉन्ट वॉज रूल्ड बाय द इटैलिक प्रिंसली हाउस, ठीक है, इट वॉज वेल्ड बाय इटैलिक प्रिंसली हाउस। अब देखो नॉर्थ में देखो वहाँ पे उसको ताकि वो बाउंड्री ना बढ़ा पाए तो हर जगह न्यू स्टेट बन गई थी, ठीक है, फ्रांस में। तो देखो नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, साउथ में बोर्बन किंग ऑफ स्पेन एंड सेंटर में पोप, ठीक है। फिर आता है रीजनल एंड लोकल लैंग्वेजेस, वहाँ पे वेरी करती थी, रीजनल और लोकल लैंग्वेज वेरी करती थी डिफरेंट टू डिफरेंट प्लेसेस। 3 मेन रेवोल्यूशनरीज थे जैसे कि मैंने आपको बताया, गिस्पी मजीनी, गिस्पी गैरिबाल्डी और कैमिलो डी कैवर, ठीक है। फिर आता है मजीनी ही सॉट फॉर द कोवेलेंट प्रोग्राम इन 1830 फॉर द इटालियन रिपब्लिक, ठीक है, उन्होंने कोवेलेंट प्रोग्राम के लिए सॉट किया फॉर इटालियन रिपब्लिक इन 1830 में, ठीक है। फिर 1831 एंड 1848 में फेलियर इन दी रेवोल्यूशनरीज अपराइजिंग, मतलब रेवोल्यूशनरीज जब अपराइज करे थे मीन्स जब ग्रो होते तो वहाँ पे फेलियर आ गया, फेलियर हुआ, यूनिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई थी, ठीक है। फिर आता है किंग इमैनुअल सेकंड वहाँ पे आए। अब जो कैमिलो डी कैवर जो थे ही लेड द मूवमेंट टैक्टफुली एंड डिफीटेड ऑस्ट्रियन फोर्सेज जितनी थी 1859 में उन्होंने लड़ाई की और ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट कर दिया, उन्हें हरा दिया, ठीक है। और इन्होंने मूवमेंट भी लीड किया था जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसी से उन्होंने आर्मी बनाई थी और जिसमें कि रेगुलर ट्रूप्स जो थे बहुत ही सारे रेगुलर ट्रूप्स भी उनकी आर्मी को ज्वाइन करे थे, ठीक है। तो अब हम बैठे हैं अपने नेक्स्ट
आगे पॉइंट पे, ठीक है। हाँ तो देखिए, जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली था उसके जो पॉइंट्स हैं और हैं 1816 में मार्च हुई, ठीक है। लोगों ने मार्च की इटली में, टुक सपोर्ट ऑफ दी लोकल पेजेंट्स का सपोर्ट लिया गया और स्पेनिश रूलर जो थे वो ड्रिवन आउट फ्रॉम द किंगडम ऑफ द टू स्लाइसेस, वो स्पेनिश रूलर्स को ड्रिवन आउट कर दिया गया, ठीक है। और फिर 1861 में यूनिफिकेशन फाइनली कंप्लीट हो गया और किंग इमैनुअल विक्टर इमैनुअल सेकेंड किंग बन गया, मीन्स प्राइम मिनिस्टर इटली के बन गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ दी जर्मनी। अब हमारा आता है यूनिफिकेशन ऑफ दी जर्मनी, ठीक है। तो देखिए, नेशनलिज्म फीलिंग वाज वाइड स्प्रेड अमंग द मिडिल क्लास के जो पीपल थे उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग कि वाइड स्प्रेड मीन्स बहुत ज़्यादा फैली और उन्होंने ये सोचा कि चलो ट्राई करते हैं कि ये जर्मनी को इसे यूनाइट कर दिया जाए, ठीक है, बाय द कन्फेडरेशन एंड इलेक्ट आर बाय दी हेल्प ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। अपनी पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हैं और ट्राई करते हैं कि जर्मनी को हम यूनाइट कर दें, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी वहाँ से स्टार्ट हुआ। अब देखिए इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था और क्या क्या हुआ। मोनार्की प्लस मिलिट्री प्लस जंकर्स कौन होते हैं, लैंड ओनर होते हैं प्रेशिया के, ठीक है। तो ये तीन लोग थे, ये तीन चीज़ें यूनिफिकेशन ऑफ दी जर्मनी में हुई, ठीक है। और प्रेशिया वॉज गिवन अ लीडरशिप एंड मूवमेंट ऑफ दी जर्मन यूनिफिकेशन, उसे लीडरशिप मिल गई प्रेशिया को, जो कि मूवमेंट चल रहा था जर्मन यूनिफिकेशन के लिए, ठीक है। और बिस्मार्क जो थे, ओटो वॉन बिस्मार्क, उन्हें हम कहते हैं आर्किटेक्चर ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन, उन्हें ये भी कहा जाता है आर्किटेक्चर ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 वॉर करी, ठीक है, 7 साल में 3 वॉर करी, मैंने आपको बताया था 3 वॉर करी थी, ठीक है। तो फिर उन्होंने 7 साल में 3 वॉर करी और फिर 1871 को फाइनली जर्मनी जो था यूनिफाइड हो गया, यूनिफिकेशन उसका कंप्लीट हो गया, यूनिफाइड हो गया जर्मनी 1871 को, और किंग विलियम फर्स्ट जो थे वो जर्मनी के एम्परर बन गए। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी। अब हम पढ़ते हैं द यूनिफिकेशन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, द यूनिफिकेशन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक। तो गाइस अब वीडियो खत्म होने वाली है। तो देखो ब्रिटेन, यूनिफिकेशन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, देखो ब्रिटेन जो था वो डिफरेंट कल्चर है, देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। ब्रिटेन में क्या था कि डिफरेंट कल्चर जो भी था उसके अपने अलग कल्चर और ट्रेडिशन, कल्चर और पॉलिटिकल ट्रेडिशन था, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लें, इंग्लिश हो गया, वॉल्स हो गया, स्कॉट हो गया, आइरिश हो गया, ये सब एग्जांपल है, ठीक है, वहाँ के कल्चर के, डिफरेंट कल्चर के। फिर जो इंग्लिश जो था, इंग्लिश ने ग्रो कर लिया, उसने ग्रो कर लिया वेल्थ एंड पावर में, ठीक है, उसने मनी एंड पावर में ग्रो किया और उसने अपनी पावर अदर नेशन पे एक्सटेंड कर दी, ठीक है, अपनी अदर नेशन पे अपनी पावर एक्सटेंड कर दी क्योंकि वो ग्रो कर गया था पावर और पैसे में, ठीक है। उसके बाद पैसा था, पावर थी, उसने दूसरे पे कब्जा कर लिया, एक्सटेंड कर दिया अपनी पावर को, ठीक है। और फिर 1707 में जब एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, जब एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में 1760 में, ठीक है, 1707 में, तो ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म हो गया, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन बन गया। एंड 1801 दे सपोर्टेड द प्रोटेस्टेंट अगेंस्ट दी कैथोलिक्स। अब कैथोलिक जो थे वो आयरलैंड में रहते थे, दे सपोर्टेड प्रोटेस्टेंट अगेंस्ट कैथोलिक एंड फॉर्म दी ग्रेट ब्रिटेन, यूके द ग्रेट ब्रिटेन। फिर आखिरी में 1801 में बन गया और फिर वहाँ पे न्यू ब्रिटिश नेशन आ गया, न्यू फ्लैग आ गया, नेशनल एंथम आ गई, इंग्लिश लैंग्वेज आ गई, जैसे कि हमारे यहाँ न्यू फ्लैग आया, न्यू नेशनल एंथम आई, नेशनल सॉन्ग आया, ठीक है, एलिगरी थी, ठीक है, फीमेल लैंग्वेज थी। अब देखिए एलिगरी, हाँ एलिगरी बता देता हूँ आपको, ब्रिटानिया थी, ठीक है, जी हाँ, केक नहीं बता रहा हूँ आपको, यहाँ की एलिगरी, ब्रिटेन की जो एलिगरी थी वो ब्रिटानिया है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हमारा चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वन शॉट पूरा कंप्लीट होता है गाइस। सो गाइस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, ठीक है। तो वीडियो को इस बात पे एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए भाई आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बनाना बोलेगा, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो पूरा एकदम शेयर कर दो। सो गाइस अब एग्जाम में हमें टावर एकदम मचाना है, फोड़ना है टावर मचाना है। तो चलो गाइस वीडियो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, गुड बाय।